अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामी मलिक और आप लोग देख रहे हैं हकीकत टीवी न्यूज़। नाजरीन ग्रामी, हमारी नई वीडियो में खुशामदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आखिरकार फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की जीत हो गई। इतनी बुरी तरीके से इसराइल मार खाने के बाद 11 दिन की बदतरीन जारियत के बाद आखिरकार इसराइल सीज़ फायर के लिए राज़ी हो गया है। नाज़रीन ग्रामी, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के ऊपर इसराइल ने जुल्म की इंतहा की, फ़ज़ाई हमले किए, टैंक से गोले बरसाए, अटर्ली के ज़रिए गोले बरसाए और उसके बाद अब इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन का प्लान बनाया जाना था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसराइल 11 दिन की बदतरीन जारियत के बाद सीज़ फायर मुद्दे पर आमादा हो गया है। आज रात को क्या कुछ हुआ, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हमें कमेंट्स में ये बताएं कि अब इसराइल के साथ इस्लामी ममालिक की जानिब से क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो इस्लामी ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कोई ना कुछ बोल रहा ना कुछ कर रहा। इसराइल आज जो कुछ भी कर रहा है, जो उसने ऐलान किया कि वो सीज़ फायर मुद्दे के लिए आमादा है, असल में उसके पीछे क्या है। सबसे पहले आप ये खबर सुने, उसके बाद आपको बताते हैं कि असल में इसराइल ने सीज़ फायर मुद्दे के लिए क्यों आमादगी का इजहार किया है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक शदीद दबाव के बाद इसराइल गजा पर गुज़श्ता 11 रोज़ से की जाने वाले वहशियाना बमबारी रोकने पर राज़ी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान गजा में सीज़ फायर पर इत्तफाक होने के बाद इसराइली कबाइनी ने इस फैसले की बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। मंगल की सुबह से यही खबरें सामने आ रही थी कि गजा में गुज़श्ता 11 दिनों से जारी इसराइली वहशियाना बमबारी के बाद अब जंगबंदी का इम्कान सामने आ रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गजा में गुज़श्ता 11 दिनों से जारी इसराइली बमबारी के बाद अब इसराइली हुकूमत और फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के दरमियान जंगबंदी का इम्कान हो गया है। मिस्री कौम ने हमास की क़यादत से मुज़ाकरात किए, जबकि इसराइल ने दावा किया है कि इसने फ़ौजी अहदाफ हासिल कर लिए हैं, यानी कि वो अहदाफ जहाँ पर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन उसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की कामयाबियाँ कर रहा था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के लिए अमरीका, मिस्र, कतर समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने अपना किरदार अदा किया है। इन ममालिक की जानिब से गजा की ख़राब सूरत हाल के बायस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और हमास की क़यादत पर कशीदगी ख़त्म करने के लिए शदीद दबाव डाला गया, जबकि पाकिस्तान, तुर्की और दीगर कुछ इस्लामी ममालिक समेत अहम यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी भरपूर दबाव डाला गया। इसराइल को सीज़ फायर करने पर मजबूर किया गया। ताहम सीज़ फायर होने से कबल ही गुज़श्ता 11 रोज़ के दरमियान इसराइल अपनी रियासती इंतहाबसंदी के ज़रिए दर्जनों मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद और हज़ारों अफराद के घर तबाह कर चुका है। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 240 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 1,500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। और अगर हम यहाँ पर जो घर तबाह हुए हैं उनकी बात करते चलें तो वो भी उनकी तादाद हज़ारों में है, क्योंकि तकरीबन फ़ज़ाई हमले करने में इसराइल के 117 से 119 जहाज़ मुलव्वस थे, यानी कि ये जहाज़ सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की शहरी आबादी को बमबारी करने, नुकसान पहुंचाने के लिए तैनात किए गए थे। उसके अलावा जो टैंक्स इस्तेमाल हुए, ड्रोन्स इस्तेमाल हुए और इसके अलावा इसराइली फोर्सेस की जानिब से अब बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग की जा रही थी। अब समझिए, ये तो थी खबर कि सीज़ फायर पर इसराइल आमादा हो गया है। अब आपको अंदरूनी चीज़ें बताते हैं कि असल में इसराइल ये सीज़ फायर मुद्दे पर क्यों आमादा हुआ, अमेरिका का क्या किरदार है। सबसे पहले ये जानें कि अमेरिका जानबूझकर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को मरवा रहा था। देखिए, जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब हुआ था उसको जो बाइडन ने मौखर कर दिया था और उसके बाद इसराइल और अमेरिका के दरमियान राब्ते हुए थे। अमेरिका ने इसराइल को ये कहा था कि इनको मारो, जितना मार सकते हो मारो, इनकी ये जो तहरीक है, यानी कि जो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की तहरीक है, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दो। अब हुआ क्या, आप समझें कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की जानिब से जो रॉकेट फायर किए जा रहे हैं वो उन्होंने कब बनाए, कैसे बनाए, किसी को कोई इल्म नहीं, लेकिन वो रॉकेट पुराने ज़रूर हैं।
نہ تو وہ اتنے تیز رفتار ہیں اور نہ ہی وہ اتنے زیادہ خطرناک ہیں، لیکن وہ پرانے راکٹ ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کے مختلف علاقوں کے اوپر کامیابی کے ساتھ جا کے لگے ہیں۔ اب اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم دوم ہے وہ کافی سارے راکٹوں کو ہوا میں کامیابی کے ساتھ تباہ کر چکا تھا، لیکن کچھ ایسے راکٹ بھی تھے جو کامیابی کے ساتھ اسرائیل کی سرزمین کو ہٹ ہوئی، جنہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ ہوئے کہ اب جو فلسطینی مجاہدین ہیں جو وہ راکٹ فائر کرتے تھے، ان راکٹوں کو تباہ کرنے کے لیے اربوں ڈالر کا ایک میزائل اسرائیل کی جانب سے فائر کیا جاتا تھا، جو ہوا میں ان راکٹوں کو تباہ کرتا تھا، یعنی کہ ایک راکٹ اربوں ڈالر کا نقصان کر رہا تھا اسرائیل کا۔ اب اسرائیل کا اس کے علاوہ کیا نقصان ہوا؟ دیکھیں، آئرن ڈوم سسٹم یہ ان کا تباہ ہو گیا، جس کے اوپر جا کر راکٹ لگا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا بے پناہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم اندازے لگائیں تقریباً 3000 سے زیادہ راکٹ اسرائیل پر فائر کیے گئے تھے۔ اب جب 3000 سے زیادہ راکٹ فائر کیے جاتے ہیں تو اسرائیل کی جانب سے آئرن ڈوم میں سے بھی 3000 سے زیادہ ہی راکٹ فائر کر کے ان تمام راکٹوں کو ہوا میں تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور ایک راکٹ کی قیمت تقریباً $1,00,000 سے زیادہ ہے۔ ناظرین گرامی، پھر دیکھیں کہ اسرائیل کا کتنے حد تک نقصان ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ اسرائیل میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جس کو اسرائیلی حکومت نے بدلا پھسلا کر اسرائیل میں لایا تھا کہ آپ یہاں پر رہیں، ہم ایک اچھی ریاست بنیں گے، ہم دنیا کے لیے پیغام بنیں گے۔ اب وہ لوگ صرف اور صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر سے کسی بھی ملک کی فلائٹیں ملیں ہمیں، کیونکہ ایئرپورٹ انہوں نے بند کر دیے تھے، کیونکہ حماس کی جانب سے جتنے بھی راکٹ داغے جا رہے تھے اس میں ایئرپورٹس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور وہ راکٹ کامیابی کے ساتھ ایئرپورٹ پر ہٹ بھی ہوئے تھے۔ متعدد قسم کے جہاز اس میں تباہ بھی ہوئے تھے جن میں آگ لگ گئی تھی۔ اب وہ لوگ وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے بنکرز بنا رکھے ہیں، جب وہاں پر سائرن بجتے ہیں لوگ بھاگ بھاگ کر ان بنکرز میں داخل ہوتے ہیں۔ پورا اسرائیل اس وقت میدان جنگ کی صورتحال اختیار کر چکا تھا، کیونکہ ہر طرف سائرن بج رہے تھے۔ اسرائیل کی معیشت کو بے پناہ نقصان ہو رہا تھا، اور وہ نقصان ایسے تھا کہ بہت سارے انویسٹر، بہت سارے ملک جو تھے اور کمپنیاں جو تھیں وہ اسرائیل کے اندر سے اس خطرناک صورتحال کو دیکھ کر بھاگنا شروع ہو گئی تھیں۔ اب اسرائیل نے اس معاملے کو قریبی سے بھانپا۔ اسرائیل اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ ہمارا فائدہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے نقصان کیا ہو رہے ہیں۔ آخر کار انہوں نے حماس کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں، اور پہلے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے بارے میں یہ تمام خبریں سامنے آئی ہیں۔ ابھی تک حماس کی جانب سے جنگ بندی کے بارے میں کوئی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں جو ہے وہ معاملات طے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک جنگ بندی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جنگ بندی کب، کہاں، کس طریقے سے ہوگی یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن آخر کار فلسطینی مجاہدین کی جیت ہو گئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔